नमस्कार दोस्तों, मैं जब भी अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो एक कमेंट जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है वो ये कि आप हमेशा हिंदी की पुरानी किताबों पर ही वीडियोस क्यों बनाते हो। क्या हिंदी में अच्छी नई किताबें नहीं आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में अच्छी नई किताबें नहीं आ रही हैं, मगर मैं जब हिंदी की नई किताबों पर वीडियो बनाता हूँ तो कोई देखता नहीं है। जैसे अनुराधा बेनीवाल जी की किताब है आजादी मेरा ब्रांड, उस पर मैंने वीडियो बनाया है और वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी और न जाने कितने ही लोगों को मैं वो किताब रिकमेंड कर चुका हूँ, कितने ही लोगों को मैं किताब खरीदवा चुका हूँ, कितने लोगों को मैं गिफ्ट कर चुका हूँ, पर बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा। और ऐसी मानव कौल जी की किताब है बहुत दूर कितना दूर होता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो आज का वीडियो उन्हीं किताबों के बारे में है जो नई हिंदी वाली किताबें हैं और जो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं विकास और मैं किताबों से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपको भी मेरी तरह किताबें पढ़ने का शौक है या फिर किताबों के साथ आप एक खास किस्म का लगाव महसूस करते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही किताबों से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफर। हमारी पहली किताब है अनुराधा बेनीवाल जी की आजादी मेरा ब्रांड और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि हमारे देश की हर एक लड़की, हर एक लड़का, हर एक माँ बाप और हमारे समाज का हर एक व्यक्ति इस किताब को पढ़े और ये किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। ये किताब व्यक्तिगत आजादी के मतलब को तलाशती है और उसके अस्तित्व को विस्तार देने का प्रयास करती है। और ये किताब उन लोगों के लिए भी पढ़ना जरूरी है जो बोलते हैं कि हिंदी साहित्य में थॉट नहीं है, यानी कि हिंदी साहित्य में कहानियां तो बहुत लिखी जा रही हैं और कहानी पढ़ के मजा भी आता है मगर वो कुछ भी नए सोचने का मौका नहीं दे रही, और जो कि एक तरह से सच भी है। मगर इन सब के बावजूद ये किताब एग्जिस्ट करती है और अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ पढ़कर आपकी सोच का विस्तार हो तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगर किताब की बात करें तो इस किताब में अनुराधा बेनीवाल जी अपनी यूरोप यात्रा का जिक्र करती हैं जिसमें वो अकेले यूरोप की यात्रा पर निकल गई हैं और वो बताती है कि किस तरह से एक भारतीय लड़की के लिए ये कितना बड़ा काम है। किताब में एक लाइन है जिसमें वो बोलती है, हमारे समाज की लड़कियां यूं ही बिना काम नहीं टहलती थी, लड़की का बाहर जाना बिना किसी काम के अकल्पनीय था। क्यों जाएगी लड़की बाहर, क्या करने? जरूर किसी से मिलने जाती होगी या कोई काम करवाने। बाहर के काम तो घर के लड़कों के होते हैं, बिजली का बिल भरना, घर का सामान लाना, सब्जी भाजी लाना सभी लड़कों का जिम्मे था। लड़कियां सिर्फ लिस्ट बनाती थी, लेकिन लड़के अक्सर बोलते थे कि मैं जरा टहल के आता हूँ या बाहर जाके आता हूँ। ये शब्द मैंने लड़कियों के मुंह से कभी नहीं सुने कि मैं जरा टहल के आता हूँ या थोड़ी हवा खा के आती हूँ। लड़कियों के मुंह से ये शब्द अपने गाँव के समाज में तो कभी सुने ही नहीं मैंने। तो ये बताती है कि हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो अकेले घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकती और हम खुद भी अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को अकेले घूमने जाने दे भी नहीं सकते। और उस लिहाज से जब वो अकेले यूरोप की यात्रा पर निकलती हैं तो वो कितनी बड़ी चीज है और फिर वो उसकी तुलना करती हैं वहाँ की जो संस्कृति है, वो जो चीजें वहाँ देखती हैं, उसको जो जिस तरह से हमारा समाज है उन दोनों को जोड़ती हैं। वो व्यक्तिगत आजादी के मतलब तलाशती हैं उसके अंदर। और इस किताब के अंदर वो बहुत जोर देती है इस बात के ऊपर कि जो आजादी है ना वो एक व्यक्तिगत अनुभव है। इसका जो मतलब है वो आपको खुद खोजना पड़ेगा और वो खोजना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं। समाज आपको जो भी डेफिनेशन देगा वो समाज ने अपने हिसाब से बनाई है। अगर आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो हर एक चीज की डेफिनेशन आपको खुद बनानी होगी, बाकी सब चीजों की तरह आजादी की भी। और इस किताब की एक और खास बात ये है कि ये किताब एकदम डायरी की तरह लिखी गई है। ऐसा लगता ही नहीं कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आप किसी की डायरी पढ़ रहे हो, कोई आपसे पर्सनली बात कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को जो फिर से लोगों के बीच लोकप्रिय कुछ किताबें करेंगी तो वो ऐसी ही किताबें होंगी जिसमें लेखक शब्दों के पीछे छुपने को छोड़कर खुद सामने आएंगे, अपने विचार सामने लाएंगे, अपनी कहानी सामने लाएंगे। तो उस लिहाज से भी किताब बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है दिव्य प्रकाश दुबे जी की शर्तें लागू। दिव्य प्रकाश दुबे जी नई हिंदी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और अगर आपने इनको हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इनकी भाषा बहुत सरल होती है, इनकी भाषा में ताजगी है और इनकी कहानियां अक्सर नॉस्टैल्जिक होती हैं। उन्हें पढ़कर आपको अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं याद हो जाती हैं। इनकी मुझे खासकर ये किताब बहुत अच्छी लगी। ये 14 कहानियों का संग्रह है। इसके अंदर कुछ कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि इसके अंदर एक कहानी है ललिता, जो कि मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूली बच्चे होते हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उन्हें ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। एक और कहानी है मंकी मैन। इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ ये इतनी बड़ी उम्र के जो लोग हैं ये कैसे खो जाते हैं। और फिर ये पूरी कहानी इसी चीज की है कि इतने बड़े जो लोग होते हैं वो कैसे खो जाते हैं। और उसके अलावा एक संगम केटरर करके बहुत सुंदर कहानी है। ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा चाहे किसी की शादी में जाए, चाहे किसी की मृत्यु पर जाए, वो हमेशा जाके केटरर ढूंढता है कि केटरर कौन है। मैंने ये कहानी ऐसी पढ़ी थी, मैं मेट्रो में खड़ा था, मुझे सीट भी नहीं मिली थी और मैं खड़ा हुआ था और मैंने अपने फोन ऐसे ही निकाला कि चलो यार इसमें किंडल पे कुछ कहानी पढ़ लेते हैं। और 4-5 स्टेशन आने तक मैंने कहानी पढ़ भी ली थी और मैं बहुत खुश था, मैं एकदम मुस्कुरा रहा था कहानी पढ़ के। इसके अलावा इसमें कहानी है समोसा। वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे मैं सरकारी विभाग में काम करता हूँ तो मैंने देखे ऐसे लोग कि हर जगह, हर ऑफिस के अंदर कुछ लोग होते हैं कि उसको कोई भी बोले कभी कि यार चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, वो हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं सोचते कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, वो बड़े दिल वाला है, वो सबकी
केयर करता है। वो तो यार वो बेवकूफ़ है, अभी उसको बोलो समोसा खिलाओ, खिला देगा वो, उसमें अकल ही नहीं है। हमें बहुत अकल है, हम किसी को समोसा नहीं खिलाते, किसी को चाय नहीं पिलाते, हम किसी का एक काम नहीं करते, हम बहुत अकलमंद हैं। वो सबके काम कर देता है, सबकी हेल्प के लिए आगे रहता है, वो बेवकूफ़ है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसी कहानी पढ़ने को मिलेगी किसी नए हिंदी के लेखक से। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं मेरी तरफ से, ये किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है सत्यव्यास जी की 84। सत्यव्यास जी की इसके पहले मैं बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार भी पढ़ चुका हूँ, पर ये किताब मुझे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई लगी और मुझे ऐसा लगा कि सत्यव्यास जी थोड़े से परिपक्व हो गए हैं अपने लेखन में इस किताब को लिखते हुए। इस किताब में सन 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद जो सिख दंगे हुए थे उसकी पृष्ठभूमि को लेकर ये किताब लिखी गई है। कहानी के केंद्र में एक युवक और युवती है, मंजीत उर्फ मनु और ऋषि। ऋषि हिंदू है, मंजीत सिख है। जो ऋषि है वो मनु के यहाँ किराए पे रहता है और वो मनु से प्रेम करता है। और जब सिख दंगे छिड़ते हैं तो उसके अंदर फिर जो दंगाई होते हैं वो तो सारे सिखों को मारने पे आमदा होते हैं। तो वो किस तरह से मनु को बचाता है, उसके परिवार को बचाता है, वो किस तरह की तरकीबें लगाता है, उसके ऊपर ये किताब है। और तमस की तरह इसमें भी जो हिंसा के दृश्य हैं वो बहुत अच्छे खींचे गए हैं, किस तरह से लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से लिखी गई है। और इस किताब पर एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है ग्रहण नाम से, जिसकी कहानी इस किताब से थोड़ी बहुत अलग है, क्योंकि उसके अंदर दो कहानियां चलती हैं, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी केस को सॉल्व करने में लगी है और उसको फिर उस केस के तार जुड़ते हुए दिखते हैं 1984 के दंगों से। फिर वो तार जोड़ती है और फिर हमारी वो ऋषि और मनु की कहानी आती है। तो लेकिन इस किताब में तो एक ही ट्रैक है, ऋषि और मनु की कहानी, और ये किताब हाईली रिकमेंडेड है, जरूर पढ़िएगा। अगली किताब है नीलोत्पल मृणाल जी की डार्क हॉर्स। जो भी लोग हिंदी किताबें पढ़ते हैं उन्होंने या तो ये किताब पढ़ रखी होगी या फिर इस किताब के बारे में सुना जरूर होगा। बहुत ही लोकप्रिय किताब है। ये एक संतोष नाम के लड़के की कहानी है जो बिहार से आता है दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। वो आईपीएस बनने का सपना लेकर दिल्ली आता है, फिर मुखर्जी नगर में आके रहता है। मुखर्जी नगर में आकर जो भी लोग यूपीएससी की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस किताब से बहुत रिलेट करेंगे। ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें किसी खिड़की में बैठा दिया है और उस खिड़की से हमें पूरा दिख रहा है मुखर्जी नगर में क्या क्या हो रहा है। तो इस किताब को पढ़कर आपको मुखर्जी नगर की पूरे माहौल का अंदाजा तो लगी जाएगा, साथ ही आपको उन युवाओं की मनोस्थिति का भी जायजा मिल जाएगा जो अपने घर से इतनी दूर आते हैं दिल्ली में तैयारी करने के लिए, जहां पर वो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसके बोझ को भी ढोते हैं। किस तरह से वो परेशानियों से जूझते हैं, किस तरह के संघर्षों का उन्हें सामना करने पड़ता है, और किस तरह से क्योंकि वो अपने गाँव से आए हैं तो उनकी बहुत महिला मित्र नहीं रही है, और किस तरह से यहाँ आकर पहली बार वो बड़े शहरों में आकर जो लड़कियों को देखते हैं तो किस तरह से वहाँ उनका भटकाव होता है, न सिर्फ संतोष के माध्यम से बल्कि उसके आसपास जो बहुत सारे लोग हैं उन सभी के माध्यम से उन्होंने तरह तरह की परेशानियां दिखाई हैं। हर कोई जिसने कभी भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है, मैंने तो की हुई है, इसीलिए मैंने बहुत रिलेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ईमानदारी से लिखी गई किताब है। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको मजा आएगा। मेरी तरफ से ये किताब हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है सुषमा गुप्ता जी की तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम। ये किताब का नाम पढ़कर आपको शायद ऐसा लगे कि बहुत ही हल्की फुल्की सी किताब होगी, मगर ऐसी नहीं है। रूह को नोच लेने वाली किताब है ये सुषमा गुप्ता जी की 15 कहानियों का संकलन है जो कि प्रेम के विभिन्न स्वरूपों और प्रेम में पड़ी हुई जो लड़कियां होती हैं उनकी क्या गति होती है उन पर आधारित है। बहुत ही परिपक्व किताब है। किताब को पढ़कर लगता है कि किसी ऐसे लेखक ने लिखी है जिसने प्रेम के बहुत सारे मौसम देखे हुए हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है वो इसकी लेखन शैली। जैसे अगर आपने दिव्य प्रकाश दुबे जी को पढ़ा है तो वो बहुत सारे ना इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन को वो एक्सपेक्टेशन ही बोल देते हैं, लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। इनकी ये खूबी है कि ये अंग्रेजी शब्दों का तो थोड़ा सा कम यूज करती है, पर ये ना हिंदी उर्दू सब कुछ मिक्स करते हुए चलती है। और इनका लिखने का जो तरीका भी है वो कभी कभी कहानी टाइप में लिख रही है, गद्दे लिख रही है, और लिखते लिखते फिर वो कविता लिखने लग जाती है। आपको पढ़ते पढ़ते कभी लगता है कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि कोई कविता पढ़ रहे हो। बहुत एक्सपेरिमेंटल भाषा है। जैसे कि अगर मैं आपको उनका कुछ भी पढ़ के सुनाऊंगा ना तो उसमें आ जाएगा, समंदर से सटकर बैठना बहुत भाता है मुझे, फिर भी मैंने चुनी एक छोटी चट्टान, जाने क्यों अपनी पसंद पर अब भरोसा ना रहा था शायद, उस रोज चांद आसमान से चिपका निढाल सांसें गिन रहा था, रात सरपट पहिए पर थी, भोर की चाबुक थमने को कब उठी भला। ये लिखा गद्य के तरीके, मतलब गद्य में लिखा है, यहाँ कोई कविता नहीं है, और पढ़ने पर लगता है कि कोई कविता पढ़ रहे हो आप। तो ये बहुत बड़ी खूबी है इनकी। और दूसरी इनकी खूबी है जब वो लिख रही है तो कभी कभी आप कहानी में यथार्थ में हैं और अगले ही वाक्य के अंदर फिर आप फैंटेसी में पहुंच जाते हैं और फिर आप यथार्थ में आ जाते हैं। तो आपको पता नहीं चलता है कि कब जो ये दुनिया है वो तिलिस्म की दुनिया है, कब जो दुनिया है वो फैंटेसी है, कब वो यथार्थ है। और एक कहानी जो मुझे बहुत फेवरेट है, एक तो रूई की फाहेसी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एक
तुम मेरी प्रेमिका हो। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कि एक और कहानी है इसके अंदर, छोटे अघोरी का शाप। इसकी जो पहली कहानी है, तुम उस कयामत के दिन रो लेना। इतनी अच्छी लगी थी ये कहानी, इसकी कहानी को लिखने का तरीका। मेरी तरफ से किताब हाईली रिकमेंडेड है। तो ये था मेरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो के बारे में और लोगों को भी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी किताब पर कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइए। जल्दी मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।